स्टार्टिंग फॉर देम। देखो नेक्स्ट सॉन्ग हेडिंग सॉल्यूशंस में हमारा कल वही था टॉपिक, पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही है और आपको मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ये डिस्कशन कल हमारा हुआ था और वेल नोन है, इसमें हम एसपीएम का भी डिस्कशन कर चुके थे और आपसे कहा था कि ये रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन है। ये सारी बातें भी कल हमारी हो चुकी थी। अभी को आज का लेक्चर शुरू होता है। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। कल आपको सिखाया था कि जो ये ऑस्मोसिस होता है क्यों होता है, एक्चुअली इस साइड वेपर प्रेशर बहुत हाई जाता है, वेल नोन है। इस साइड वेपर प्रेशर कम है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ क्यों जा रहे थे, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिससे कि यहाँ प्रेशर बढ़ जाए और प्रेशर बढ़ने के बाद दोनों के बीच में क्या मेंटेन हो जाए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, एक साम्य अवस्था है। बड़ी कॉमन सी बात है। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने आ रहे हैं। वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते ही यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, इनफैक्ट उसी का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? बड़ी कॉमन सी बात है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं अभी लिख लेंगे। लेकिन एक बात और है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, साम्य अवस्था आ गई, फिर मॉलिक्यूल दोनों साइड जाने के लिए फ्री है। समझ रहे हो आप? फिर मॉलिक्यूल इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आना जाना रुक गया, अभी भी प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन क्या मेंटेन हो चुका होता है, इक्विलिब्रियम। तो हमें महसूस नहीं होता, हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका होता है। खैर एनी हाउ, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। एडिशनल प्रेशर, एडिशनल प्रेशर डेवलप डेवलप टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे, हिंदी में कहते हैं प्रासरण दाब। बड़ी कॉमन सी बात है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना है। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना है, वो जो एडिशनल प्रेशर डेवलप करना है, उसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी एक डेफिनेशन और बनती है। देखो एक परिभाषा हो रहा है, उसको भी समझता है। देखो बार बार वही कल से हम रिपीट कर रहे हैं कि भाई इधर हमारा सॉल्वेंट है, इधर हमारा सॉल्यूशन है। सबको पता है यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है। मैंने अभी बोला था कि ये लिक्विड सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स इधर से इधर आ रहे हैं, क्या करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब यार सुनो ध्यान से। ये यहाँ पे आ रहे हैं प्रेशर को डेवलप करने के लिए, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करने के लिए। मान लीजिए हमने बाहर से वो एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पास से लगा दिया। देखो बात पे गौर करना। मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पास से लगा दिया। देखो जब वो मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पास से लगाऊंगा, तो ये जो मोलिक्यूल इधर आ रहे थे ना, ये आना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इन्हें बोलेंगे बोलेंगे मैंने की जरूरत के, हम जिस काम के लिए आ रहे थे वो काम तो यहाँ अपने आप हो गए। सोच के देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करने आ रहे थे, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करने आ रहे थे। अगर वो एक्स्ट्रा प्रेशर हम बाहर से डेवलप कर दें, तो मॉलिक्यूल आना बंद कर देंगे। मॉलिक्यूल आना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। सीधी सी बात, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए द एडिशन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आ रहा है सबको, सब देखो रटना वटना नहीं है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा। चीजों को समझना है, महसूस करना है कि ऑस्मोसिस क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। लो आप नोट करो आराम से।
ठीक है बच्चे, देखो आराम से महसूस करो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज चैप्टर को एंड कर देंगे बिल्कुल, आपका सॉल्यूशंस पूरा हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एडिशनल प्रेशर डेवलप टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड ड्यू टू ऑस्मोसिस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में कहते हैं प्रासरण दाब। कोई वर्ड क्लियर ना हो बता दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब। मैंने बोला है कि जब साम्यावस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अब मॉलिक्यूल दोनों साइड जाने के लिए आने के लिए फ्री है, वो महसूस नहीं होता। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, साम्यावस्था जाती है। अदरवाइज मॉलिक्यूल आने जाने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर होपफुली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कॉमन सी बात है बिल्कुल। एक और देखो आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखी ना, सेकंड डेफिनेशन, इस टॉपिक को बोलते हैं बर्कले हर्टले मेथड। ये दो केमिस्ट हैं, इन्होंने ये मेथड डिस्कवर किया, बर्कले हर्टले मेथड। ये दो केमिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर ये मेथड डिस्कवर किया था ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का। इन्होंने अपने पास से प्रेशर लगा के देखा, जब इन्होंने अपने पास से प्रेशर लगाया, जिस मोमेंट पे ऑस्मोसिस रुक गया, उसी प्रेशर का नाम रखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। इस मेथड को बोलते हैं बर्कले हार्टले मेथड। ये एक एमसीक्यू है, एक वन वर्ड आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। चलिए बच्चे, यहां तक क्लियर होपफुली। ठीक है, उम्मीद है, रब नहीं कर रहा, कर लेना कॉपी आराम से। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो देखो ना, ध्यान देना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो क्या हो रहा है, आपको पता है हमारा ये जो लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करने के लिए आ रहा है, मैंने बाहर से ये प्रेशर लगा दिया। देखो यार ध्यान देना, इस प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है। जो मैं प्रेशर बाहर से लगा रहा हूँ, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी, दैट इज सिंपली पी। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देख लिया, अगर पी इज इक्वल टू पाई होगा, क्या हुआ, ऑस्मोसिस रुक गया और नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। मुझे कहना चाहिए नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। जैसे पी इज इक्वल टू पाई हुआ, नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। लेकिन अगर पी पाई से बड़ा हो गया, देखो ध्यान देना, अब देखो सुनो, मैंने बाहर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ज्यादा ही प्रेशर लगा दिया, इधर प्रेशर हायर कर दिया, अब इधर प्रेशर कम हो गया, क्या होगा पता है आपको, अब रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, विपरीत, उल्टा। देखो उल्टा प्रोसेस शुरू हो गया। अब वो कल वाली सब डेफिनेशन उल्टी होती चली जाएंगी। अब मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, अब सब उल्टा हो जाएगा। इफ पी मोर देन पाई, रिवर्स ऑस्मोसिस से एक्सप्लेन। आपने सुना होगा आरओ, आरओ वाटर होता है ना, लोग आरओ प्यूरिफायर, आरओ वाटर पीते हैं, वो आरओ यही कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का विपरीत शुरू हो गया, उल्टा शुरू हो गया। कंडीशन है अगर पी मोर देन पाई होता है। देखो इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन आपको कराते हैं, इसका एक बहुत अच्छा यूज है, वो क्या होता है, डीसैलाइनेशन। देखो ना ध्यान देना, डीसैलाइनेशन किसको बोलते हैं। देखो आपको पता है, जैसे जो सी वाटर होता है, समुद्र वाला पानी, आपको पता है वो पीने लायक नहीं होता। सी वाटर में बहुत सारा नमक होता है, खारा होता है बिल्कुल, उसको वो पी नहीं सकता, पीने लायक नहीं है वो पानी। अब देखो उसको पीने लायक कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सी वाटर है ना, हम उसको ना इधर भर लेते हैं। देखो ध्यान देना, हम यहां भर लेंगे उसको। ये सारा सी वाटर है, ये पीने लायक कहीं से भी नहीं, ये सिंपल पानी है, सादा पानी इसको बोलते हैं। और हमने क्या करा, पी मोर देन पाई कर दिया। देखो बच्चा सब दिमाग लगाना, जैसे ही पी मोर देन पाई किया, पता इधर से कौन आएगा बताओ, इस साइड वाटर आएगा। कॉमन सोल्ट तो आ ही नहीं सकता, नमक तो आ ही नहीं सकता, कल के लेक्चर अकॉर्डिंग नमक इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आपका सारा का सारा पानी, सी वाटर का पानी सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इज इट क्लियर। इस टेक्निक को बोलते हैं डीसैलाइनेशन। आपने आपने उसमें से नमक वाला कंटेंट अलग कर दिया, अब आपको प्योर वाटर मिल गया, वो पीने लायक होता है। इज इट क्लियर। आरओ वाटर इसको बोलते हैं, आरओ कॉन्सेप्ट यही होता है। आरओ ऐसी जहां देखना कहीं पे आरओ प्लांट लगा हुआ, कोई आपके नोन हो, तो पी मोर देन पाई, वो बाहर से फालतू प्रेशर लगा रहे होते हैं,
अगर गंदा पानी भी हो ना, जैसे नाली वाली का पानी होता है बहुत गंदा, उसका भी सारा पानी यहाँ पहुंच जाएगा, उसकी सारी गंदगी वहीं बैठी रह जाएगी। ऐसा होता है। जैसे देखो हमारा तो छोटा सा सिटी है सहारनपुर, आप कभी नोएडा वगैरह जाओ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, जो वहाँ कॉलोनीज होती है ना, वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे ये लिखा होता है कॉलोनी के अंदर कि आरओ प्लांट अवेलेबल। पानी की हर जगह कमी है, तो वो क्या करते हैं, जितना भी गंदा पानी होता है, चाहे वो कपड़े धोने से है कैसे भी है, उस पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। वो पीने लायक नहीं रहता वो, उसको दोबारा यूज कर लेते हैं। वो आरओ प्लांट में पानी इकट्ठा रहता है, 3 मोर देन पाई करते हैं, उस आरओ प्लांट का जो पानी गंदा गंदा था, उसका सारा पानी यहाँ पहुंच जाता है, फिर उसको वॉशिंग वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आरओ प्लांट इसी को बोलते हैं। खैर एनी हो, ये आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इसका सिद्धांत पता होना चाहिए, पी मोर देन पाई करने से क्या हो रहा है। और ये इसकी बेस्ट एप्लीकेशन डीसैलाइनेशन है ना, समुद्र वाले पानी में से नमक को अलग करना, ऐसे कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज। किसी को कॉपी करना करे फटाफट। आज चैप्टर को हम ऐड कर रहे हैं, बस सोल्यूशन आपका आज फिनिश हो जाएगा। आपको पहले ही बोला आप प्रैक्टिस किया करो। आपके बैच में यही बहुत बड़ी कमी है, मतलब हमारे बच्चे लेबोरियस है, मेहनत नहीं करते। कोई एक सिंगल बुक लेके उसके पीछे पड़ जाओ, उसको पूरा करना ही करना है, तो तभी सिलेक्शन होते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे मजाक नहीं होता। हमारी क्लास में मजाक ही होता है। बुक ले लो आप, हिंदी इंग्लिश जो आपका मन करता है उसके पीछे पड़ जाओ, लेकिन उसको पूरा करना है। एक एक बुक को लोग 3 3 4 4 बार रिवाइज तक करते हैं, ऐसे भी होता है। हम एक बुक ही नहीं कर रहे रिवीजन, तो बहुत दूर की बात। और ये मेहनत करिए, देखिए सारा दिन यही काम करते हैं, आपको और एडिशनल टाइम दे देंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा, आप देखेंगे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया उम्मीद है। तो आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ा बहुत ये फंडा क्लियर हो गया। पी मोर देन पाई पे क्या हुआ, उम्मीद है सबको आ गया समझ। क्या करें, डीसैलाइनेशन। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। अब देखो आपको ना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना सिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे ना, टाइम बचाते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कुछ वैसी इक्वेशन, बस इसका नाम अब गैस इक्वेशन नहीं है। जैसे पी यहाँ पे गैस का प्रेशर होता है, यहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे एन बाई वी कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ भी एन बाई वी कंसेंट्रेशन है। आर को हम गैस कांस्टेंट नहीं कहते, अब आर को कांस्टेंट कहेंगे बस। आर एक नियतांक है ऐसे कह देंगे। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो अभी इसी फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं, सबको हटाते हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। पाई को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे प्रासरण दाब। सी कंसेंट्रेशन है, हमारे सॉल्यूशन की सांद्रता है। आर को हम कांस्टेंट कहेंगे, गैस कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं बोलना। और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमारा परम ताप जो केल्विन में होता है। नोट मत करना बिल्कुल अभी, जस्ट वेट। इस मामले से एक बात क्लियर भी हो रही है, पाई का सी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है। मोर द वैल्यू सी, मोर द वैल्यू पाई, लेस द सी, लेस द पाई, इसका मतलब साफ साफ है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। साफ दिख रहा है, ये अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, ये इस बात को जस्टिफाइड भी कर देता है। एक बात देखो और इंपॉर्टेंट है, इसमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे। अब देखिए डिपेंड करता है, आप पाई किस यूनिट में निकाल रहे हैं। तो बच्चा पाई निकाल रहा है बार में, आप प्रेशर को बार में निकालना चाहते हैं। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन में प्रेशर बार में निकाला जाता है, तो आप आर की वैल्यू ये रखेंगे। ये याद रहे, देखो आपको बार बार बताई नहीं जाएंगी। लीटर बार पर केल्विन मोल कहते हैं, ये आर की वैल्यू है। 0.083, इसका एक शॉर्टकट होता है। किसी को 0.083 नहीं रखना, उसको ये कैलकुलेशन से दिक्कत आ रही है, वो 1/12 कर लो, 1/12। इसकी जगह 1/12 कर दे, 1/12 करके भी कैलकुलेशन हो जाएगी, बात एक ही। कोई चाहता है मैं पाई निकालूं एटमोस्फेयर में, वायुमंडलीय दाब की फॉर्म में, तो आर की वैल्यू 0.0821। देखो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ये आर की दो वैल्यूज हैं, बिल्कुल रट्टी भी होनी चाहिए, कोई कंपटीशन में देगा नहीं, कोई सोचे कि आर की वैल्यू वहां देंगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो होप ही नहीं। और साफ दिख रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक साथ कॉपी करते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट बात और शेयर करते हैं, इसका नाम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक भी कहते हैं, आइसोस्मोटिक भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे समपरासरी विलयन, समपरासरी, है ना, आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस। देखो ये दो वर्ड से पता लग जाता है, आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस शोइंग
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन सॉल्यूशंस के सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस शोइंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, जिनके जिनके प्राशन दाब बराबर होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको बिल्कुल याद कर डालें। 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मास बाय मास, मास बाय मास, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, एंड आरबीसीज, हमारे ब्लड में आरबीसीज होती है ना, आर आइसोटोनिक। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस उदाहरण को रट डालना के लिए अभी देखना, मैं इसका यूज करके दिखाऊं। लो आप नोट करो फटा जल्दी। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू सी आर टी। इट्स इंटरेस्टिंग, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्लियरली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्या गुणधर्म है। और उसके बाद आर की वैल्यू क्या क्या रहेंगी मैंने आपको बता दिया। और आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते, संप्रासरी, संप्रासरी विलयन क्या होते हैं आपको बता दिया। आप सब बात नहीं करें, जो कहना मेरे से बताओ। आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस, संप्रासरी विलयन कहते हैं इनको। सॉल्यूशंस शोइंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस। ओके, नो कंफ्यूजन एट ऑल। आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस, संप्रासरी विलयन कहते हैं, संप्रासरी विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर डाउट ना हो, बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो मैं आपको इस डेटा का यूज करके दिखाता हूँ। 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मास बाय मास, मास बाय मास। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या, आरबीसीज आर आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक होते हैं, संप्रासरी होते हैं। 0.9% सॉल्यूशन, मास बाय मास, एंड आरबीसीज आर आइसोटोनिक। क्लियर सो फार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अब देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, देखो ना इसको फील करना है सब बच्चों ने। चलो ध्यान दीजिएगा, देखिए। देखो मैं इस डेटा को फिर लिख देता हूँ। क्या होता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मास बाय मास, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, एंड आरबीसीज क्या होते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, नोट मत करना अभी। और आइसोटोनिक। देखो अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हैं, देखिए। देखो ना ध्यान देना, आप सब नीट एस्पिरेंट, आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए जब जैसे किसी को हम कुछ इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते हैं किसी को ना, आपको पता है हर चीज का इंजेक्शन नहीं लग सकता। इफ यू नो, जैसे मान लो एक मिनट, किसी को बहुत कफ हो रहा है, बहुत खांसी हो रही है, और हम उसे कफ सिरप का इंजेक्शन लगा दें, पॉसिबल है ऐसा? नेवर। कफ सिरप को पिएगा ही, उसका इंजेक्शन नहीं कभी लग सकता। देखो इंजेक्शन लगने की शर्त होती है, इंजेक्शन उस केमिकल का लगेगा, ध्यान देना, उसकी वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए जो आरबीसी के साथ क्या हो, आइसोटोनिक। देखो सुन लो, ये बहुत काम की बात है आपके लिए। ऐसा नहीं आपने किसी चीज का इंजेक्शन लगा दिया, किसी को मैं दूध पिलाना है, मान लो मिल्क, वो पीना नहीं चाहता, उसको इंजेक्शन लगा दें दूध का, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होता कि इंजेक्ट करके उसकी बॉडी में पहुंचा। उसके पीछे रीजन है, जो चीज हम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। देखो अब सुनो क्यों। जैसे मान लेते हैं आपने, अब यहां से पता लगेगा, किसी की बॉडी में 1% NaCl सॉल्यूशन, मास बाय मास का आपने क्या करा, इंजेक्शन लगा दिया। देखो सुनना, ये सॉल्यूशन बॉडी में गया, ब्लड में गया, प्रॉब्लम क्या आई, आपने ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली। अब क्या हुआ पता है, इधर कंसंट्रेशन कम मानी जाएगी, क्या शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली। पता ऑस्मोसिस होने से क्या हुआ, आरबीसी में से ना पानी आने लग गया। इसका मतलब आरबीसी क्या हो गए, स्ट्रिंग्स।
आरबीसी क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना। आरबीसी श्रिंक हो गए। श्रिंक क्यों हुए? क्योंकि आपने ज्यादा कंसंट्रेशन का सोल्यूशन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी। उल्टा, आपने कंसंट्रेशन कम कर दी, ये सोल्यूशन किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो पता क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहां से यहाँ लिक्विड जाएगा, आरबीसी विल स्वेल, फूल जाएंगे। देखो ये दोनों ना बीमारी बन जाएंगे, पेशेंट बन गया पर्सन, दोनों डिसीज हो गई। आरबीसी श्रिंक होना भी डिसीज है, आरबीसी स्वेल होना भी डिसीज है। मतलब ये इसके लिए हार्मफुल सिचुएशन है। इसलिए हर चीज की बॉडी में मतलब आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। इंजेक्शन की शर्त है, जो चीज आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं वो आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। देखो ये बहुत जरूरी है। आपको ये एग्जांपल सबको बिल्कुल टिप्स पे हो, रटा हुआ हो, और इसको फील करो। ज्यादा कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है, कम कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है, अभी किसी को लिखना नहीं हो। एक बार देखो, आपको इंपॉर्टेंट शेयर करता है, ये हटा देता है, सर कोई काम नहीं है। देखो एक बात और इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने किसी की बॉडी में 1% NaCl सोल्यूशन इंजेक्ट कर दी। अब आपको पता है कि जो 1% सोल्यूशन है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली आपने, मतलब ज्यादा ले ली। तो अब पता हम क्या बोलेंगे, इट इज हाइपरटोनिक। इसे हाइपरटोनिक कहेंगे, हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू आरबीसीज। हाइपर, हाइपर समझते हैं? हाइपर का मतलब ज्यादा, वो आरबीसी की तुलना में क्या है, हाइपरटोनिक है। और आरबीसी क्या है इसके रिस्पेक्ट में, हाइपोटोनिक है। इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपो का मतलब एक लिमिट से कम, और हाइपर मींस एक लिमिट से ऊपर। अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूं तो ये कौन है, ये हाइपोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी। और वो कौन है, हाइपरटोनिक है। बोलो आ रहा है समझ? ये सब बायो में आप वर्ड फेस करते होंगे, कॉमन से वर्ड है, हाइपो हाइपर। अगर आपने, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन, अगर आपने ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बॉडी में इंजेक्ट किया, वो तो पता लग गया क्या होने वाला है, अलग स्टोरी है। उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे वो हाइपरटोनिक है। देखो इसको समझो आप, वो हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू आरबीसीस। और जब कम कंसंट्रेशन वाला करेंगे तो वो हाइपोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू आरबीसीस। इन वर्ड्स को देखो, फील कर रहे हैं, और रटिए नहीं, अब ये नहीं कि हमने हम हिंदी में कैसे याद करें। हाइपर का मतलब कि लिमिट से ऊपर, हाइपो मींस लिमिट से कम। ये वर्ड्स भी पता होने चाहिए। ये वर्ड लिखा है स्ट्रिंग, इसको कॉपी करना करिए, सब बुक्स में क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप एक बुक खरीदिए मैडम, कुछ करिए। आप बताइए, आपका बर्थडे कब होता है, आपको बुक गिफ्ट मैं कर दूंगा सबके, सच में। लेकिन पढ़ना होगा, शर्त ही होगी। जरूरी है उसको पढ़ें, कम से कम स्टडी तो करें। यानी आप बुक लेके मार्केट में भेज दें, नोट कर लें यहाँ से। पता नहीं अपनी मेंटालिटी ना सब लोग। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। बातें ही नहीं, स्टूडेंट बातें ही नहीं। ये स्टूडेंट्स, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग हो। कौन हाइपरटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है ना? ज्यादा कंसंट्रेशन इंजेक्ट करने से क्या हुआ, कम कंसंट्रेशन देने से क्या हुआ, आरबीसी श्रिंक्स, आरबीसी स्वेल। दो बड़े कॉमन से वर्ड, श्रिंक में सिकुड़ जाना, स्वेल में स्कूल जाना। तो इसमें कोई डाउट, और हर चीज का बॉडी में इंजेक्शन नहीं लग सकता। आप कभी भी वो इंजेक्शन देखना, उसको भी लिखा होता है इट इज आइसोटोनिक विद आरबीसीस। इतनी कंसंट्रेशन उसे दी जाती है, ये बहुत जरूरी होता है। चलिए बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है सबको आ गया समझ। चलिए ओके, गोइंग टू रब नाउ, है ना? डन। ये लीजिए, फिनिश इट। नेक्स्ट हेडिंग, इट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंस। देखो तो पता ही है, बार बार हमारा एक क्वेश्चन बनता है जब भी हम कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका यूज क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है।
देखो सिग्निफिकेंस वही निकल के आएगा जो डेली हम बोल रहे हैं, टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सोल्यूट। अगर आप किसी सोल्यूट का, किसी विलेय का अणु भार ज्ञात करना चाहते हैं, मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट, तो आपको ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम आने वाली है। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही काम करती है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक साथ लिख लेना। इट इज प्रेफर्ड, ये कल वाला वर्ड, इसको वरीयता मिलती है ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो सुन लीजिएगा, इनको इसको दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अच्छा मानते हैं, ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टू डिसाइड मोलिकुलर मास, टू डिसाइड मोलिकुलर मास, स्पेशली स्पेशली फॉर स्पेशली फॉर प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। देखो कितना अच्छा सेशन रीजन बनता है, ये बोर्ड से भी आता है, सीबीएसई में हर साल। देखो सुन लो आराम से, पहले 1 मिनट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मोलर मास निकालती है, वही कल का टॉपिक जो हम डेली पढ़ रहे थे। ये भी मोलिकुलर मास निकालती है, लेकिन इसका पता सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, ये क्या करती है, इसको औरों के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, इसको वरीयता मिलती है, ये औरों से अच्छी है। खासकर किसका, मोलिकुलर मास निकालने के लिए, प्रोटीन्स का, पॉलीमर का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब क्वेश्चन है क्यों, ये औरों से अच्छी क्यों है, ये बहुत अच्छा एक असर्शन रीजन बनता है। अब जरा ध्यान देना, देखो अभी हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 3 क्या चारों ही फिनिश हो गई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डजंट मैटर, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, पी नोट माइनस बी को मैंने ऐसे लिख दिया। ये 3 तो मैंने फॉर्मूले बताई दी है, और एक चौथा हमने आज पढ़ा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाइज को टू सीआरटी। देखिए अब सुनिएगा, देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू ना बहुत कम है, बहुत कम, ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो नेचुरली बहुत कम आएगी। जब ये बहुत कम आएगी तो इसको मेजर करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, इसमें एरर आएगी। और मैंने कल भी कहा था, बहुत छोटी चीज नापना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है, इन सबको मेजर करने में दिक्कत आई। अब सुनो, ये वैल्यू छोटी है, उसके बावजूद ये वैल्यू बहुत बड़ी आई। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके छोटा होने के बावजूद ये बहुत बड़ी आएगी, उसके पीछे रीजन पता क्या है। जब आपने इसको रखा, आपका आंसर एटमोस्फेयर में आया। पता है एटमोस्फेयर को पास्कल कैसे बनाते हैं, इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है, किसी भी छोटे नंबर को सिग्निफिकेंट बना देगा। पास्कल बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने प्रेशर बार में निकाला, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पास्कल बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। दोबारा सुन लो, इसके छोटा होने के बावजूद इसकी वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है। जब बड़ी है तो आराम से मेजर होगी, एरर नहीं आएगी, त्रुटि नहीं आएगी। और जब इसमें एरर नहीं आएगी तो मोलर मास कैसा आएगा, एक्यूरेट आएगा। बाकी सब में ये ड्रॉबैक है, बाकी सब में ड्रॉबैक है। स्मॉल कंसंट्रेशन दैट वैल्यू स्मॉल, स्मॉल कंसंट्रेशन दैट स्मॉल, स्मॉल कंसंट्रेशन दैट स्मॉल, बट दिस वन इज वेरी बिग, even concentration is very small, so it can be easily measured, it will be error free, and we get the accurate value of molar mass। ये इसके अंदर सबसे खास बात। बोलो आ रहा है सब, ये 100% आने के चांस। लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, आप पहले इसको नोट करो, पहले इस सेंटेंस को एज सच नोट करो, जिट्टो आपको ऐसे याद होना चाहिए, वो रट्टा हुआ। देखिए प्रैक्टिस करिए, रट्टा हम जब जाग जाइए, डू और डाई। सही में इतनी आसान लड़ाई नहीं है, ऐसे ही मारे जाओगे, मर्डर हो जाएगा, मर्डर पूरी तरीके से, वो भी नहीं बचेगा फिर। मेहनत करिए इतना, ठीक है आपने बायो ले ली, अपने सपने देखे डॉक्टर बनूंगा मैं, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मेहनत से हर चीज होती है, ऐसा नहीं कि बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, आप में से होंगे, वही है जो मेहनत करेगा वो इससे। अभी देखो क्लास लेने का मजा आता है, बच्चे कुछ करे ना, बच्चे कुछ करे ना यार, ऐसा लगता है टाइम किल हो रहा है।
ये स्टूडेंट्स होपफुली क्लियर, तो कंफ्यूजन हो। चलिए ओके डन। तो लिखो इसका आंसर क्या रहा। ये सब मत नोट करिए, इनका कोई यूज नहीं होता, बस एक लाइन लिखवानी है, इट्स वेरी क्रूशियल। देखिए ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ osmotic pressure, the value of osmotic pressure is found to be the value of osmotic pressure is found to be very big. The value of osmotic pressure is found to be very big, even for very small concentration of solution. The value of osmotic pressure is found to be very big, even for very small concentration of solutions. Even for very small concentration of solutions. The value of osmotic pressure is found to be very big, even for very small concentration of solutions. While other colligative properties show very small value. 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 मतलब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बहुत छोटी वैल्यू आती है, प्लस स्टॉप। सो osmotic pressure osmotic pressure can be measured easily. Osmotic pressure can be measured easily. Osmotic pressure can be measured easily and provide us most accurate value in molar mass. And provide us most accurate value in molar mass. So it can be measured easily and provide us most accurate value in molar mass. Is it clear? So provide us most accurate value molar mass. That's all. इसीलिए इसको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो, जाके ढूंढो इसको, एनसीईआरटी बहुत लेक्चर इसके ऊपर, उसको रब कर रहे हैं। ये फिनिश हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक, अब खत्म हो गया। अगला हेडिंग है एबनॉर्मल मोलर मास। इसको हिंदी में कहते हैं असामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मोलर मास। इसका हिंदी नाम होता है असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो जरा इसका मीनिंग समझ। देखो अब तक आपने क्या करा इस चैप्टर में, जैसे भी रिसेंट लेक्चर्स में चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखी है आपने वेल नोन, चाहे वो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नोट मत करिए, और इवन इवन आपने सीखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपने सीखा, और आज आपने फिनिश किया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अपना ध्यान दीजिए, चारों में एक कॉमन पॉइंट, चारों करती क्या, मोलर मास निकालने में हेल्प करती। ठीक है, बात को जरा सुनना, नोट मत करिए, सब बातें हो चुकी हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है, देखो जरा ध्यान से सुनना। आपने इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया, इसे अप्लाई किया, इसे अप्लाई किया, एज यू लाइक। आपने एक मोलर मास निकाला, हम उसे कहेंगे मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट से आता है, प्रयोगों से आता है। आपने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, और आपने एक मोलर मास निकाल लिया। ध्यान देना सब लोग, एक मोलर मास थ्योरी से निकलता है, थ्योरी जिसे कहते हैं मोलर मास कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कह दो या आप एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड, जो आपको उम्मीद थी, है ना, ये आएगा। अब देखो सुनो,
कभी कभी ये दोनों मोलर मास सेम नहीं आते। देखो ये सेम नहीं आ रहे, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट से कुछ और वैल्यू आ रही है, और जो सोच रहे हैं अलग आ रही है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज नॉट सेम एज कैलकुलेटेड मोलर मास, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य अणुभार। जो हमने सोचा वो आया नहीं, जो हमने सोचा वो आया नहीं, सोच कुछ और रहे थे, आ कुछ और गया। दिस इज व्हाट टोटल एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य अणुभार। अब इस बात पे डिस्कशन करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब इसके पीछे रीजन समझना, ठीक है? देखो इसका रीजन समझा देते हैं, अभी जगह है हमारे पास। आप बाद में कॉपी करना, डेफिनेशन ही है इसकी। लिखना, लिख लो, व्हेन एम ओ नॉट इक्वल टू एम सी, लिखना, लिख लो आप। इसको हम लोग ये बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज नॉट सेम एज कैलकुलेटेड मोलर मास। जब दोनों मोलर मास बराबर नहीं आएंगे, उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। इस सिचुएशन का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। ये मैंने फुल फॉर्म लिख दी। ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, सी का मतलब कैलकुलेटेड, कैन आल्सो बी कॉल्ड एक्सपेक्टेड, एक ही मतलब है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इस सिचुएशन का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास, हिंदी में कहते हैं असामान्य अणुभार। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखो पहले तो उसका एग्जाम्पल देख लो आप, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हटाऊं इसको, ठीक है? देखो ध्यान देना भी, जैसे मेरे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का अगर हम मोलर मास निकालें ना, 60 आता है, 60। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऐसे रख के निकालेंगे 60 आएगा। हम 60 सोच रहे हैं, बट बट इट्स मोलर मास, इट्स मोलर मास इज फाउंड टू बी 120, 120 आता है इन बेंजीन। देखो अगर हम इसको बेंजीन में डाल दें, इसका बना दें सॉल्यूशन, भाई डालना पड़ेगा एक सॉल्वेंट के अंदर, इसको बेंजीन में आप एक सॉल्यूशन बना दें और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएं, तो पता कितना मोलर मास आता है? 120, 120। अब इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो ये सबूत है, प्रूफ है आपके सामने कि मोलर मास कैसा आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, एबनॉर्मल, असामान्य। NaCl, इसका मोलर मास जो होता है 58.5 है, 58.5। आप इसको पानी में स्टडी करो, बट इन वाटर इट शोज, पता है इसका मोलर मास कितना आता है? इसका आधा हो जाता है, इट शोज 29.25। देखो आप, ये भी इस बात का प्रूफ है। एक्सपेक्टेड था 58.5, और आ कितना रहा है? आ कितना रहा है? 29.25। दिस इज व्हाट, अगेन एबनॉर्मल मोलर मास। अब मुझे आपको सिखाना है ऐसा हुआ क्यों। अब ऐसा क्यों हुआ, लिखना, लिख लो फटाफट एग्जांपल्स एज यू लाइक, जल्दी जल्दी क्विक, तो चैप्टर एंड हो जाए हमारा आज। यस फ्रेंड्स, सो डाउट नो बिल्कुल भी, जो हम सोच रहे हैं वाला मोलर मास नहीं आ, इसका ना आने का मतलब है 100% कंडीशन अब नॉर्मल है, असामान्य है। ठीक है, असामान्य कंडीशन। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसको स्टडी कर। होपफुली क्लियर, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिल्कुल, क्या रीजन है। देखो अब इसका कॉज बनाते हैं, देखो, देखो अब इसका रीजन क्या है, हटाए। ठीक है, देखो अब इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान दें। पहले एक चीज समझना, देखो आप,
देखो जैसे अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा पाई इक्वल टू सी आर टी। इस सी को ब्रेक कर लेते हैं। सी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम में लिख सकते हैं। मोल्स को ब्रेक कर लेते हैं। मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम को हमने वी लिखा, आर टी। देखो यहां से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया? ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या है? मोलर मास। यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। देखो आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको हमेशा टिप्स पे होना चाहिए। और भी सबूत मिल सकते हैं देखो इसके। डेल्टा टी इज टू के बी बाई इंटू एम। आप एम को तोड़ दीजिए, एम मोलालिटी होती है। मोलालिटी इज टू मास अपॉन मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट मास इन केजी। केजी में करना डिवाइड 1000 से कर दिया। देखो फिर अगर आप थोड़ा मैथ्स लगाएं, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। देखो व्युत्क्रम हटा के देख लो, बाकी सब रिलेशनशिप व्युत्क्रम आएगा, इनवर्स आएगा। ये भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मोलर मास है। ये एक नहीं, पता नहीं कितने सारे प्रूफ मिल जाए, मैं हर जगह ऐसे कर सकता हूँ। तो आप सब बच्चों को ना ये टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से इनवर्स रिलेशनशिप अभी लिखेगा नहीं। अब जरा सुनिए, देखिए अब सुनिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मोलर मास एबनॉर्मल क्यों आया था। अब जरा सब देखो, टेंशन पे कर। आपने एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया। देखो ना, ध्यान देना, बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में क्या होता है? जो एसिडिक एसिड है ना, इसके मोलिक्यूल ना जुड़ जाते हैं। देखो सुन लो, अभी लिखो मत। इसके मोलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जुड़, और जुड़ने के बाद ऐसे बना लेते हैं। हम इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर। डाई का मतलब दो, और मर का मतलब मोलिक्यूल। दो मोलिक्यूल जुड़ गए, कहते हैं हिंदी में जोड़े बन गए। देखो जोड़े बन गए। ऐसे इमेजिन कर लो, मैंने इसके 1000 मोलिक्यूल लिए थे, हाइपोथेटिकल। पता बेंजीन में कितने काउंट होंगे? 500, 500। आधे रह गए भाई। दो दो ने जोड़े बना लिए ना, दो दो मिलते रहे, जोड़े बनते रहे। इससे क्या हुआ? वो 500 काउंट होंगे। अब सुनो क्या हुआ। 500 काउंट होने का मतलब मोलिक्यूल पहले से कम हो गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, मोलर मास पहले से बढ़ गया। आ रही है बस? दोबारा देखिए, लिखे वाली चीजों को। मोलिक्यूल जुड़े, जुड़ने वाली बात मान ली हमने। मैंने कहा ना, अगर 1000 लिए तो 500 रह गए। घट गए मोलिक्यूल, बात तो दिख रहा है, घट तो गई। जब घटे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी, तो मोलर मास पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। दैट्स वाई मोलर मास इसका ज्यादा आता है। देखो लिखना नहीं भी किस बात को, इसको पता है। देखो भी और समझते हैं। अभी तो ये भी समझते हैं डाइमर बना क्यों। देखो डाइमर बनने के पीछे रीजन क्या है? ये एसिडिक एसिड होता है। पता क्या हुआ? ये एक और एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल से मिला, इन्होंने आपस में क्या कर ली? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। हाइड्रोजन बंद बना लिया इन्होंने, और ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर। डाइमर, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। इससे मैंने कहा ना, मॉलिक्यूल घट गए। आप देख लो, दो का एक रह गया, नहीं रह गया बस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई, मोलर मास बढ़ गया। इसको पता हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? इसके लिए एक ही वर्ड है हमारे पास, बिल्कुल सुटेबल वर्ड, एसोसिएशन। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन हो गया। इसको बोलते हैं मोलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन, जुड़ जाना, एसोसिएशन। अभी और देखो आप, इसको हटाना, ऐसा कोई यूज नहीं। ये सब बेकार, वो जो समझा दिया गया बस उसको दिमाग में सेट करो। अब देखो NaCl वाले केस में क्या होगा? आपने NaCl पानी में डाला, ये पानी में टूट गया। देखो ये टूट गया। अगर आप एक मोलिक्यूल लेंगे तो पानी में कितने काउंट होंगे? दो। ये इसकी ताकत दुगनी हो गई। अगर आपने दो मोलिक्यूल लिया, पानी में काउंट होंगे चार। डबल हो रहा है, डबल इसे कहते हैं डिसोसिएशन। इसको डिसोसिएशन कहते हैं, टूट जाना। इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़े, नंबर बढ़ा। नंबर बढ़ते ही क्या बढ़ा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी, तो मोलर मास घट गया। इसलिए इसमें घटा घट उम्मीद से कम आ रहा है। इसलिए इसमें ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेटेड से कम आ रहा है। इस केस में ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रहा है। देखो हमारे पास एक ही वर्ड है, बिल्कुल शॉर्टकट, डिसोसिएशन, एसोसिएशन। जब भी कहीं पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा, मोलर मास एबनॉर्मल आएगा ही आएगा। वहां असामान्य अणु बाहर आएगा ही आएगा। किसी ने पूछ लिया वन वर्ड में आपसे कि एबनॉर्मल मोलर मास कब आता है, तो उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। बोलो सब अच्छे एग्री? नोट करिए इसको। बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान रिली। सबसे आसान चैप्टर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा, करीब करीब नोट कर लीजिए। टाइम और एसोसिएशन, डिसोसिएशन।
मोनोमास अब्नॉर्मल आने के पीछे रीजन पता लग गया, असामान्य अणुभार क्यों हुआ। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात अभी और शेयर करनी है। चलिए ओके, रब कर रहा हूं मैं इसको, डन। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उसे कहते हैं वेंट फ्लो फैक्टर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं पाएगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेंट ऑफ फैक्टर, हिंदी में कह लेंगे वेंट ऑफ गुणांक। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट आई से करते हैं, आई से करते हैं। देखो जैसे अब तक आपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, चार फॉर्मूले पढ़ लिए सीधे सीधे। अब देखो ना, ध्यान देना, देखो ये फॉर्मूले कब लगते हैं, अब इनमें कमी है बहुत बड़ी, ये फॉर्मूले परफेक्ट नहीं है, ये तब लगेंगे, दीज आर एप्लीकेबल, दीज आर एप्लीकेबल व्हेन सोल्यूट बिहेव्स नॉर्मली। ये कभी नोट नहीं करना, जब सोल्यूट नॉर्मली बिहेव करे, सामान्यतः बिहेव करे। नॉर्मली का मतलब पता क्या है, ना तो वो डिसोसिएट हो रहा हो ना एसोसिएट हो रहा हो, जैसा फैक्ट है हमारा सोल्यूट बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट है, ना उसका डिसोसिएशन हो रहा है ना उसका एसोसिएशन। अगर उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया, जिस बात की पूरे पूरे चांसेस है, आपके ये फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, ये फॉर्मूले रॉन्ग है, इनके अंदर लिमिट्स है, ये हर जगह लग ही नहीं सकते। तो पता है इस केमिस्ट ने क्या बोला, अगर इन फॉर्मूलों को परफेक्ट बनाना है तो इन सब के अंदर एक फैक्टर लगा दो, उसका नाम रखा वेंट हॉफ फैक्टर, जैसे आई इंटू के बी इंटू एम कर दो, डेल्टा टी इसको टू आई इंटू के एफ इंटू एम कर दो, फाई इसको टू आई सी आर टी कर दो, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई सी आर टी, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इसको टू आई एन ए अपॉन आई एन ए प्लस एन बी कर दो। देखो इन्होंने क्या करा, उस केमिस्ट ने बोला आपको यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा, जैसे ही आप आई लगाओगे ना आपके फॉर्मूले परफेक्ट बन जाएंगे। देखो परफेक्ट कैसे, एक्चुअली होता क्या, अगर आई की वैल्यू वन हो ना तो इसका मतलब हमारा सोल्यूट नॉर्मल है, जो आज तक हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो सेफ क्यों सही क्यों हो रहे थे, क्योंकि उसमें आई की वैल्यू वन होती थी। अगर आई मोर देन वन है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, और आई लेस देन वन में क्या हो रहा है, एसोसिएशन। देखो सुन लो, आई के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, ये पक्का है, नीट का क्वेश्चन आई के बिना नहीं होगा, आई उसमें आएगा ही आएगा, वो तुम क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएंगे, इसे कहते हैं प्रैक्टिस करिए यार, मारे जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, मार्क्स ऐसे आएंगे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, उसके पीछे कॉज होगा ना, प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो आई के बिना न्यूमेरिकल ही नहीं होगा, अब इस आई को मुझे और डिटेल में सिखाना आई है क्या, अब इसी के ऊपर लेक्चर होगा। और ये सीख लो, आई मोर देन वन का मतलब डिसोसिएशन, लेस देन वन का मतलब एसोसिएशन, और वन का मतलब हमारा सोल्यूट नॉर्मल है, सामान्य है, सामान्य है, नोट कर दो इसको। अब हमारे फॉर्मूले परफेक्ट हो गए बिल्कुल, आई लगाते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो गए फॉर्म। अब प्रॉपर ये आई होता क्या है, इसको जरा देखते हैं, अभी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जल्दी फ्री कर देंगे आपको। अब सुबह 8 बजे आ जाएंगे, पहली क्लास कौन सी थी, फिजिक्स, देन आई थिंक बॉटनी, वो भी एक्सरसाइज। ये फॉर्मूलाज ना ये सही नहीं होते, इन फॉर्मूले में तो कमी है बहुत बड़ी, ये तब लग रहे हैं जब हमारा सोल्यूट नॉर्मल है। अब नॉर्मल ना हो तो क्या करें, इसलिए इन फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आई लगाने से फॉर्मूला परफेक्ट बन जाता है, जैसे ही आपने आई को इंट्रोड्यूस किया फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। लेकिन इस आई का काम क्या है, देखो आई ने मैं बता दिया, जहां पे आई मोर देन वन डिसोसिएशन, आई लेस देन वन एसोसिएशन, आई वन सोल्यूट नॉर्मल सामान्य, ठीक है। अब इस आई को निकालना सीखना, आई कैसे निकलता है, आई का अल्फा से क्या रिलेशनशिप है, सब देखना होगा, फिर एसो ड्रॉप करके चैप्टर को फ्री कर एंड कर देंगे बिल्कुल, डोंट वरी, ठीक है। पाई इक्वल टू आई सी आर टी, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ एम, ये सब पता होना चाहिए। और यहाँ पे आई एन ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, एन बी को नहीं कर रहा है,
वो सोचे मैं आई को आई से काट दूं, इम्पॉसिबल। आई सोल्यूट के मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉल्वेंट के मोल्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। दैट शुड बी क्लियर टू। चलिए हटाए, वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए अच्छे से, डन, इट्स ओके, फिनिश। अब देखो आपको सिखा दिया आई होता क्या बेसिकली, वेंटो फैक्टर क्या है। देखो वेंटो फैक्टर के तीन फॉर्मूले होते हैं। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी रुक जाना, रुक जाना। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रयोगों से आ रही है, तो जो हम सोच रहे हैं उनका रेशियो होता है, उनका रेशियो होता है। अभी नोट मत नहीं, एक फॉर्मूला और बनता है, मैंने भी क्या कहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर मैं यहाँ पे मोलर मास लेना चाहूं तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उल्टा हो जाएगा। देखो आप, इस रेशियो का नाम भी वेंटो फैक्टर है। और एक और चीज वेंटो फैक्टर है, पता है वो क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आफ्टर का मतलब बाद वाले, बिफोर मीन्स पहले वाले, बाद वाले पार्टिकल्स का सम योग, पहले वाले पार्टिकल्स का सम उनका योग, उनका जो रेशियो है वो आई। तो आई की तीन डेफिनेशन होती हैं, हमें देखना पड़ेगा कहां पे क्या लगानी पड़े, लेकिन तीनों में अच्छे से आनी चाहिए। कॉपी कर लो उसको, करेंगे पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन आए अच्छे अच्छे, को बार बार। आप यहाँ पे एडमिशन है ना, आपके अच्छे से पहले एक मीटिंग होती, दो तीन तो आपकी ये क्लासेस होनी चाहिए, आपको समझाने के लिए पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं बस शुरू कर दिया। बहुत, कि देखो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ना, ये बहुत डेंजरस रास्ता है, इतना आसान नहीं। ड्रॉप कर लिया, कहने के लिए ड्रॉप कर लिया, पता लाइफ का एक साल स्पॉइल हो गया। उसके पीछे रीजन क्या होगा, हमने मेहनत ही नहीं करी, वो खराब होता दिखाई देगा, एक साल वेस्ट कर दिया मैंने। और आपके पेरेंट्स को टेंशन हो जाएगी कि बच्चे का एक साल वेस्ट हो गया। ये नहीं पता बच्चे ने पूरा इंजॉयमेंट किया, ये नहीं किया। पढ़ रहे हैं आप, शुरू कर दिया, भगवान सब देख रहा है। तो हमजा अच्छे से पढ़िए, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, देखना मैं तंबू के पुल पे आपको शॉप खुलवा दूंगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा सारी मेरी साइड से, मैं प्रॉमिस। डन है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैडम, मैं खुलवा के सारा इन्वेस्टमेंट करोड़ में, आपको लग रहा है सस्ती दुकानें मिलेंगी यहाँ पे, ऐसा आप सोचो सही है आप। क्या कह रहे हैं, ऑफर क्या, शॉप मैं लेके दूंगा ना, सारा इन्वेस्टमेंट मैं कर तो रहा हूँ। हाँ बस आप ही के लिए देखो, ये सब बाकी रिस्क नहीं ले सकते, ये ऑफर आप ही के लिए। और आगे एमडी में जाएंगे, एक और ले लेंगे, एक ही क्या बोलते हैं आगे, मंडी मंडी के, बस देखो अभी पूरा बिजनेस है ना सारा यही होगा, 10-12 शॉप्स अपनी अपनी। डन, ठीक है। ना हुए तो फिर क्या होगा, जितनी हो मेरा नाम कर देना, ये भी ध्यान रखना। चलिए फाइनल हो गया, तो ये सब क्लैरिटी हो। चलिए जल्दी जल्दी मेहनत करिए, कहने का मतलब यार ये, लाइटली मत लीजिए। सबने कॉपी कर लिया। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन वेंटो फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। द रिलेशनशिप बिटवीन वेंटो फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, टाइम सेव करते हैं। आई इज टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। आई क्या होता है सबको पता ही है, वेंटो फैक्टर। ये जो एन है ना, एन, ये क्या चीज है, सम ऑफ नंबर ऑफ आयंस, सम ऑफ नंबर ऑफ आयंस। मैं एक मिनट एग्जांपल समझा दूं आपको, एक मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज।
मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, बताइए कैसे टूटता है? कैसे टूटता है? 2 सोडियम आयन प्लस 1 कार्बोनेट आयन, ये ऐसे टूटेगा, सबको पता है, कॉमन सी बात है। बताओ सम ऑफ नंबर ऑफ आयंस कितना आया? 2 + 1 3। ये कहना चाहता हूं मैं एन की वैल्यू 3 है, किसी को डाउट ना हो, बिल्कुल क्लियर हो गया। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। एक इसका रिवर्स फॉर्मूला है, इफ एसोसिएशन अकर्स। देखो मैं फॉर्मूले समझाता जा रहा हूं, अब इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, ये समझाना बहुत आसान है, जब इनको अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही आएंगे। इसका फॉर्मूला है आई इसको टू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पे है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा का नाम है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और ये जो है ना एन, एन क्या चीज है यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एसोसिएटेड। जैसे 2 मोलिक्यूल जुड़ गए, 3 जुड़ गए, बोलेंगे ना वो आपसे डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, कितने मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं, वो एन की वैल्यू यहां पर आएगी। चलिए दोनों फॉर्मूलों को नोट करिए, ठीक है। एप्लीकेशन में मैं करवा दूंगा आपको, एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम का इशू है ना, यहाँ पे यार बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, एक एक चैप्टर कराने के लिए 3 दिन 4 दिन ऐसे। इस क्लास का कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएगी, यहाँ पे तो T20 वाला सिस्टम है और बहुत बहुत फास्ट आना चाहिए बच्चे को, पहले इसके बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है। अब देखो अपनी साइड से तो हो गया, एक और डेफिनेशन करके हम चैप्टर एंड कर रहे हैं, लेकिन यार आपके साथ है, आप अप्लाई करेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज मारे जाएंगे। मेहनत करिए वैसा। हो गया, होपफुली क्लियर। करिए करिए, 12th में आपने किया होगा, 12th बोर्ड्स में नहीं किया होगा, कराया नहीं होगा स्कूल में, आते कराया था कॉलेज में सभी चीजें, एसडी कॉलेज स्टूडेंट कराया था है? सिलेबस सारा सीबीएसई बोर्ड का फॉलो होता है, लेकिन पढ़ाया नहीं आता वो ना, वही पुराने ट्रेडिशनल पेपर चलते आ रहे हैं, पुराना स्टाइल। पहले मैंने भी जॉब की हिंदी मीडियम कॉलेज स्कूल्स के अंदर, वहां पे वही कल्चर है, छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चलता है ना, कोई इंपॉर्टेंट के चक्कर में सब मारेंगे, थोरोली पढ़ के आए होते हैं ना, सब सिलेबस था ही आपका, लेकिन जिसने इंपॉर्टेंट पढ़ा वो मारा गया, देखो उसको पता ही नहीं लग रहा वो कह रहा, हमारा पैटर्न ही सारा गलत है। चलिए डन हो गया। अब लास्ट टॉपिक है बस हमारा, उसको बोलते हैं, जब करूं, सब कॉपी कर चुके, एजियोट्रॉप। द हेडिंग इज एजियोट्रॉप, आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप भी कहते हैं, कांस्टेंट बॉलिंग मिक्सचर ही बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते होंगे, अपने नोट्स में देख लीजिएगा, एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉलिंग मिक्सचर। चलिए देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास ना लिक्विड्स का मिक्सचर है, नोट मत करिएगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, कोई जानता है इनको अलग कैसे करा जाता है? अगर मैं लिक्विड ए, लिक्विड बी ऐसे करके कुछ मिक्सचर दे दूं और आपसे को इनको अलग करके दिखाओ, सेपरेट करके दिखाओ, तो क्या करते हैं? करेक्ट, जैसे टेक्निक लगाते हैं डिस्टिलेशन, सही कह रहे हैं, शी इज राइट है, उसको आसवन कहते हैं हिंदी में, डिस्टिलेशन लगा दो, सही बात है, वो अलग कर देती है टेक्निक। लेकिन इसे लगाने का बेस क्या होता है? सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, करेक्ट, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, लेकिन कभी कभी सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं और ये टेक्निक फेल हो जाती है। अगर ऐसा मिक्सचर आपके पास है, उसे क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप। देखो उसको एजियोट्रॉप कहा जाता है। क्या होता है उसमें? सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं, सरप्राइज, सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं, सबके वेपर प्रेशर सेम हो जाते हैं, आपकी वहां डिस्टिलेशन टेक्निक फेल है। अगर ऐसा मिक्सचर आ गया तो उस मिक्सचर का नाम है एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वहां पे डिस्टिलेशन काम ही नहीं करता, इसका तरीका अलग होता है। अब मैं आपको सिखा दूं, पहले इसकी डेफिनेशन, 1 मिनट पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। अ लिक्विड मिक्सचर, अ लिक्विड मिक्सचर whose components have, क्या कहना चाहिए? whose components cannot be separated by, cannot be separated by, cannot be separated by distillation, cannot be separated by distillation, called called एजियोट्रॉप, उसको एजियोट्रॉप कहते हैं। आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, आपका डिस्टिलेशन मेथड फेल हो गया। जस्ट वेट रुक जाना,
अब इसके पीछे कॉज क्या है? एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर हैव सेम कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर हैव सेम सेम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं ना, कैसे अलग कर लोगे? सेम वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं, उनके वेपर प्रेशर सेम हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, देखो देखो देखो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, देखो टेंशन पे करना। ये मेरे पास एजोट्रॉप है, ये एजोट्रॉप है, इसमें ए और बी है। ऐसे ही मान लो हाइपोथेटिकली ये एजोट्रॉप है, ए का मोल फ्रैक्शन 1/5 है, बी का मोल फ्रैक्शन 4/5 है, ऐसे ही मान लेते हैं। दोनों की बनी वेपर्स, देखो दोनों की बनी वेपर्स, आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। जो मोल फ्रैक्शन यहां था ना, वही मोल फ्रैक्शन ऊपर रहेगा। अब भी 1/5 4/5 ही मोल फ्रैक्शन आएगा। देखो मोल प्रभाज बदलेगा ही। ये तो एजोटॉप की खास बात है, कंपोनेंट्स हैव सेम मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेस, इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेस, इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेस। नोट करने इस बात को, जो कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो भी कॉम्पिटिशन में कुछ पूछ नहीं। 1 2 3 4 चारों पॉइंट को नोट करिए। देखिए सिलेक्ट होकर दिखाइए, अभ्युदय का नाम होना चाहिए। सेकंड लाइन मैंने ये बोली, एक्चुअली कंपोनेंट्स हैव ऑफ सच मिक्सचर हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे मिश्रण के जो घटक होते हैं, घटक, उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, कप्थनांक एक समान हो जाते हैं, कप्थनांक एक समान। जब कप्थनांक एक समान हो गए तो कैसे डिस्टिलेशन काम करेगा? जस्ट इम्पॉसिबल। कप्थनांक एक समान क्यों हुए? वेपर प्रेशर सेम हो गया। वेपर प्रेशर सेम होने से क्या हो गया? इनमें से जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। याद है हमने एक्स से वाई ए सीखे थे, दोनों बराबर आ गए, और एक्स बी वाई बी भी दोनों बराबर आ रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, वही वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। एग्री? बोलो फाइनल हुआ है? सब नोट्स से मिलेगा, आप नोट्स उठा लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉलिंग और एक को बोलते हैं मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप। इसके दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है मैक्सिमम बॉलिंग, एक का नाम होता है मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप। अब करूं? देखो मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रॉप में क्या होता है, एग्जांपल तो इसका प्रॉपर आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रॉप में क्या होता है, द बॉलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज मोर देन दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, वो अपने घटकों से ज्यादा आता है। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब यही है। और मिनिमम वाले केस में क्या होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कैसा आता है? लेस देन आता है दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वहां पे ज्यादा आ रहा है, वहां कम आ रहा है। देखो ज्यादा आने का मतलब एक और है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ? वेपर प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू इट्स कोरिस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयोल्स फ्लो। नेगेटिव डेविएशन हुआ वहां पर फ्रॉम रेयोल्स फ्लो। अगर हम रेयोल्स फ्लो से तुलना करें तो नेगेटिव डेविएशन हुआ, ऋणात्मक विचलन। और यहां पे क्या होता है, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेयोल्स फ्लो। ओके, दैट्स फिनिश। एग्जांपल आपको बुक में से करना हो, चैप्टर हमारा एंड है, कर लीजिए कॉपी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बस, डन हो गया चैप्टर एंड।